मध्य प्रदेश में कल वोटिंग होने वाली है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं और तमाम तस्वीरें क्या कह रही हैं उसकी जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, कैसी तस्वीरें, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश का वोटर यदि इस वक्त जी न्यूज़ देख रहा है, जी मीडिया को देख रहा है, तो वो जान ले कि वोटिंग के लिए क्या क्या जरूरी है और मध्य प्रदेश में चुनाव निष्पक्ष हो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है चुनाव आयोग की। और मध्य प्रदेश में चुनाव जिनकी लीडरशिप में संपन्न हो रहे हैं और जो एमपी में इलेक्शन करा रहे हैं वो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको जी मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। सर, मध्य प्रदेश का जो वोटर है वो इस वक्त जानना चाहता है कि वोटिंग के लिए क्या क्या जरूरी है और यदि वो आई कार्ड लेकर नहीं जा पाया तो वो वोट कैसे कर पाएगा। देखिए, जो मध्य प्रदेश के वोटर्स हैं, यदि वोटर आईडी कार्ड उनके पास नहीं है या गुम हो गया है, लेकर के मतदान केंद्र नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 12 प्रकार के ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे फ़ोटो लगा होता है, उनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट की मदद से वो वोट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो यदि आपके पास पैन कार्ड है या आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पासबुक की कॉपी है, तो इन सभी पे आपका फ़ोटो लगा होता है। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज ले करके आप जा सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड न होने से कोई भी चिंतित होने की ऐसा नहीं है कि आप वोट नहीं कर पाएंगे। यदि वहाँ की मतदाता सूची में आपका नाम है और 12 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में 4-5 की बात मैंने भी की, इनमें से कोई भी एक दस्तावेज लेके आप जाते हैं मतदान केंद्र पे, तो उस डॉक्यूमेंट के आधार पे आप वोट कर सकते हैं। कई बार ये भी कई जगह से खबर आ रही है कि वो मतदान पर्ची है वो नहीं मिल पा रही तो आप वोटिंग से वंचित हो जाएंगे, तो वो वोटर जानना चाहते हैं कि क्या नियम है यदि वो लोकतंत्र के इस महापर्व से वंचित ना रह जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। कई लोगों को ये भ्रम या भ्रांति रहती है कि यदि वोटर पर्ची मुझे नहीं मिली है तो मैं वोट नहीं कर पाऊंगा। ये बिल्कुल निराधार है। हम लोग हर मतदाता तक वोटर पर्ची पहुंचा रहे हैं और हमने 100% लगभग ये सब तक पहुंच गई हैं। लेकिन फिर भी यदि किसी मतदाता को वोटर पर्ची नहीं मिल पाई है या नहीं है, तो जैसा मैंने पहले कहा, उसको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वोटर पर्ची के आधार पे आप वोट नहीं करते हैं, बड़ा क्लियर होना चाहिए मतदाता को। वोटर पर्ची सिर्फ आपको ये बताती है कि मतदाता सूची में आपका नाम कौन से सीरियल नंबर पे है, नाम है और किस सीरियल नंबर पे है। आप वोट करते हैं या तो वोटर आईडी कार्ड के आधार पे या जो 12 प्रकार के दस्तावेजों की बात हम लोगों ने की, जिसमें पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, बैंक की पासबुक है, अन्य भी कई प्रकार के दस्तावेज हैं, इनमें से कोई भी एक लेकर के आप जा सकते हैं। तो यदि वोटर पर्ची नहीं मिली है तब भी वोट बिल्कुल वोट कर सकते हैं। यदि वोटर पर्ची नहीं मिली है और आपके पास मतदाता प्रमाण पत्र नहीं है तब भी आप वोट कर पाएंगे। ये वोटर सुन ले और लोकतंत्र के महापर्व से वो अपने आप को ये ना माने कि वोटर पर्ची या फिर मतदान उनके पास आई कार्ड नहीं है तो वोट नहीं कर पाएंगे। ये अनुपम राजन जो IAS अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, वो बता रहे हैं। अब सर, मतदान से जुड़ी बातचीत कर लेते हैं। बड़ा टफ टाइम है और बड़ी चुनौती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं आई हैं जो चुनाव को प्रभावित करने जैसी हैं। तो क्या डिप्लॉयमेंट है, क्या तैयारी है, कितने संवेदनशील मतदान केंद्र है, किस तरीके से निगरानी रखी जाएगी? देखिए, राज्य में 64,626 मतदान केंद्र हैं। इनमें से लगभग 17,000 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनको संवेदनशील मतदान केंद्रों के रूप में चिन्हित किया गया है, जो हमारे सेंसिटिव पोलिंग बूथ जिनको हम कहते हैं। इन मतदान केंद्रों पे विशेष व्यवस्था हम लोग करते हैं। सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट करते हैं, लाइव इसकी वेब स्ट्रीमिंग करते हैं। मतदान केंद्र के अंदर क्या हो रहा है वो हम यहाँ से बैठ करके देख पाते हैं। दिल्ली में बैठ करके भी लोग उसको देखते हैं, जिला स्तर पे कलेक्टर उसको देखते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर्स हम लोग नियुक्त करते हैं उन मतदान केंद्रों पे जो सेंसिटिव बूथ्स हैं। ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। ये मतदान दल के अलावा होते हैं जो वहाँ की गतिविधियों को देखते हैं। इसके अलावा जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स होते हैं, पुलिस की मोबाइल टीम्स होती हैं, ये लगातार भ्रमण करती रहती हैं। तो प्रयास ये होता है कि हर छोटे अंतराल के बाद कोई ना कोई वाहन या कोई ना कोई आदमी जाए और वहाँ उसकी निगरानी करे, उसको देखे। तो पूरी पुख्ता व्यवस्था है संवेदनशील मतदान केंद्रों पे सुरक्षित मतदान कराने की, और साथ साथ सभी मतदान केंद्र जो हमारे 64,626 मतदान केंद्र हैं, सभी मतदान केंद्रों पे एक सुरक्षित माहौल में फ्री एंड फेयर पोल हो, इसको लेकर के सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।
राज्य की जो सीमाएं है वो सील कर दी गई है, नाकेबंदी किस तरीके से की गई है क्योंकि वोटर का मन प्रभावित ना हो जाए, वो निष्पक्ष इलेक्शन कर पाए, इसको लेकर क्या रणनीति है? नहीं, जैसा बिल्कुल आपने सही कहा, वोटर को किसी प्रकार का अनड्यू इन्फ्लुएंस, चाहे वो बाहुबल का हो चाहे वो धन बल का हो, वो वोटर को प्रभावित नहीं करे और वोटर बिल्कुल निष्पक्ष रहते हुए फ्री एंड फेयर माइंड के साथ अपना वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करे। इस पे हम लोग लगातार शुरू से काम कर रहे हैं। जब से चुनाव की घोषणा हुई है तो जितने हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं या जो इंट्रा स्टेट बॉर्डर्स हैं, इन सभी पे नाकेबंदी है, इन सभी पे पुलिस की टीमें हैं, सेंट्रल फोर्सेज हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड टीमें लगातार काम कर रही हैं। और जैसा आपने कहा, आखिरी जो 48 घंटे और 72 घंटे होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े क्रूशियल होते हैं। तो इन पे लगातार काम चल रहा है। बॉर्डर सील किए गए हैं, जो लिकर की शॉप्स हैं वो बंद कर दी गई हैं, नाकों पे अच्छी घेराबंदी की गई है और ये लगातार हम लोग पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये भी है कि अभी तक लगभग हम लोगों ने 350 करोड़ रुपए की जो सामग्री वगैरह जब्त की है। 350 करोड़ रुपए का आंकड़ा चुनाव को प्रभावित करने वाली है, आप कह सकते हैं। पिछले 2018 के चुनाव में ये आंकड़ा 72 करोड़ था, तो काफी सघनता के साथ इसमें और काफी एक 3 गुने से भी ज्यादा है, 4 गुने से भी ज्यादा है लगभग अगर आप देखें तो, जिसमें नगद राशि भी है, सोना चांदी भी है, आपके अफीम चरस जैसी चीज़ें होती हैं वो भी हैं, जो फ्रीबीज होती हैं जैसे कई बार हम देखते हैं साड़ियाँ हैं, टी शर्ट्स हैं, कंबल हैं, घड़ियाँ हैं, इन तमाम इस तरह की चीज़ों को की जब्ती की गई है। मतलब जब्ती का मतलब है फिर उसके बाद कोई अगर उसको वैलिडेट ये ऑथेंटिकेट करके बताता है कि हाँ ये उसका बिल वगैरह सारा कुछ दिखाते हैं तो रिलीज़ भी की जाती हैं। लेकिन ये जब्ती की जाती है इस आधार पे कि व्यक्ति संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहा है कि ये नगद उसके पास कहाँ से आया या सामान कहाँ से आया, तो उसको जब्त किया जाता है। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, कई बार होता क्या है, मतदान केंद्र पर जो पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट होते हैं वो कब अलग अलग प्रकार से जो वोटर है उसको मन को प्रभावित कर देते हैं, निष्पक्ष इलेक्शन नहीं हो पाता, इसको लेकर क्या मॉनिटरिंग रहेगी, किस तरीके से? नहीं, मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर तो मतदाता के सिवा और कोई होता नहीं है। एजेंट जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो मतदान केंद्र के अंदर होते हैं। जो जितने कंटेस्टिंग कैंडिडेट होते हैं, यदि किसी विधानसभा में मान लीजिए कि 6 लोग या 7 लोग लड़ रहे हैं तो उन सभी को एक एक अपना एजेंट उस मतदान केंद्र में रखने का अधिकार होता है। और मतदान केंद्र के अंदर तो पीठासीन अधिकारी 4 लोगों का दल होता है हमारा, तो मतदान केंद्र के अंदर इस तरह की प्रभावित कर पाना संभव नहीं है। 18 इलेक्शन में हमने देखा था ग्वालियर, चंबल और कई दूसरे मतदान केंद्रों पर मतदान प्रभावित हुआ था। वाई इलेक्शन हुआ तब भी हमने देखा, और अभी जब 23 में इलेक्शन वोटिंग कल से शुरू होगी तो उन मतदान केंद्रों पर मतदान प्रभावित होने की आशंका है, तो क्या वहां पर रणनीति है? कितने मतदान केंद्र मध्य प्रदेश के हैं जहां पर आप सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखेंगे? अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट किया गया है क्या वहां पर? क्योंकि कई बार हमने देखा फायरिंग, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं सामने आई हैं। नहीं, आपने सही कहा, तमाम प्रयासों के बावजूद भी 2018 के चुनाव में इस तरह की घटनाएं, छिटपुट घटनाएं आई थी, खास करके जो ग्वालियर चंबल संभाग है, और हम लोगों की विशेष नज़र भी वहाँ पे आज भी वो चुनौतीपूर्ण है हमारे लिए। जहाँ भी इस तरह का इतिहास रहा है इलेक्टोरल वायलेंस का, जहाँ भी पिछले चुनावों में जहाँ भी इस तरह की हिंसा की वारदात हुई है, उसको सबसे पहले तो हम लोग संवेदनशील की श्रेणी में रखते हैं और वहाँ विशेष नज़र रखते हैं, उन कारणों की पहले से पहचान करते हैं, ज़्यादा फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, ज़्यादा तरीके अख्तियार किए जाते हैं ताकि वहाँ मतदान सुरक्षित हो और भयमुक्त वातावरण में हो, हिंसा वगैरह ना हो। जहाँ तक आपने पूछा सीसीटीवी और वेबकास्टिंग की बात, तो जैसे मैंने पहले बताया कि 64,626 हमारे मतदान केंद्र हैं, इनमें लगभग 60% मतदान केंद्रों पे, 60% या उससे भी ज़्यादा मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। जहाँ वेबकास्टिंग आधे से मैं 60% ज़्यादा कह रहा हूँ, 60% से ज़्यादा मतदान केंद्र। ये पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि 50% से ज्यादा मध्य नजर रखी जाएगी। जी, पिछली बार ये 10% थे, इस बार हम लोगों ने इसको 50% से ज्यादा किया है। और उन इलाकों में जहाँ संवेदनशीलता ज्यादा है, जहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट की समस्या है, वहाँ हम लोगों ने इसको और बढ़ाया है। अभी तक पिछले चुनाव में मतदान केंद्र के अंदर हम वेब कैमरे लगाते थे, अंदर की घटनाओं को रिकॉर्ड करते थे और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करते थे। इस बार हम लोगों ने कलेक्टर्स को कहा है कि यदि उन्हें कहीं ऐसा लगता है, मतदान केंद्र की संवेदनशीलता कह लें या स्थानीय परिस्थिति कह लें, उसके आधार पर उनको ऐसा लगता है
तो मतदान केंद्र के बाहर भी कैमरे लगाना हम लोगों ने अलाउ किया है, ताकि क्राउड पे भी एक नज़र रखी जा सके, भीड़ कैसी है, भीड़ का व्यवहार कैसा है, भीड़ को नियंत्रण करने में उससे मदद मिलती है। तो दूर से भी हम देख पाते हैं कि मतदान केंद्र के बाहर की व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं। सर, मध्य प्रदेश के कई जिले हैं जिनकी सीमाएं छत्तीसगढ़ से मिलती हैं और वहाँ पर नक्सल मूवमेंट कई बार रह रहकर सामने आया, तो वहाँ पर क्या मतदान की टाइमिंग रहेगी, किस तरीके से वहाँ पर रणनीति है, क्या डिप्लॉयमेंट रहेगा? देखिए, जो हमारे 3 जिले हैं, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, इनमें नक्सल का थोड़ा प्रभाव है। बालाघाट की जो 3 विधानसभाएं हैं उसमें हम लोग मतदान का टाइम 7 बजे से 3 बजे तक है। उसी तरह से डिंडोरी के 40 मतदान केंद्र और मंडला के 55 मतदान केंद्र, यहाँ मतदान का समय 7 बजे से 3 बजे तक है, ताकि मतदान समाप्ति के बाद पार्टियां शाम ढलने के पहले मुख्यालय तक आ जाएं, नक्सल जो प्रभाव उसको देखते हुए। बाकी पूरे राज्य में मतदान 7 बजे से 6 बजे तक है। नक्सल इलाकों में सेंट्रल फोर्सेस की ज़्यादा तैनाती होती है। नॉर्मली हम लोग मतदान केंद्रों पे हाफ सेक्शन फोर्स लगाते हैं, नक्सल एरियाज़ में वो 1 सेक्शन फोर्स लगाते हैं, तो पर्याप्त पुलिस बल, सेंट्रल फोर्सेस होती हैं। वेब कैमरा की बात हमने की, वो सारी कुछ होती हैं। इसके साथ साथ किसी भी अनफोर्सिन इमरजेंसी से, आकस्मिक रूप से कोई ऐसी ज़रूरत या दिक्कत आए, उससे निपटने के लिए हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था की है। कितनी एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर? लगभग 2 हेलीकॉप्टर और 1 एयर एम्बुलेंस तैयार रहेगी, आज से तैयार है एक तरह से। नहीं, बालाघाट में, गोंदिया में और भोपाल में। अच्छा। इन 3 जगहों पे किसी भी सिचुएशन के लिए हम तत्काल तैयार हैं, चाहे वो किसी को इवैक्यूएट करना हो, रेस्क्यू करना हो, या कोई चीज़ हमें मदद पहुंचानी हो तो हम तत्काल कर पाएँ, तो उसकी भी पुख्ता व्यवस्था की गई। और सर, इम्पोर्टेंट ये है, कई जगह हम देखते हैं शहरों में उदासीन मतदाता रहते हैं, तो वो वोट करें और उनको मतदान केंद्र तक लाने की क्या रणनीति? और कई बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति वोट करना चाहता है लेकिन कोई आकस्मिक घटना हो जाती है, कोई सिचुएशन बन जाती है, वो वोट नहीं कर पाता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? नहीं, पिछले चुनाव में जो वोटिंग का परसेंटेज था वो 75% के आसपास था, 75.63% था मध्य प्रदेश की वोटिंग। ये देखा गया, हम लोगों ने क्षेत्रों की पहचान की जहाँ वोटिंग कम हुई थी, उन वर्गों की पहचान की जिन्होंने वोट में उतनी रुचि नहीं दिखाई। तो आपने सही कहा, खास करके जो अर्बन एरियाज थे उनमें वोटिंग कम थी। उसमें से भोपाल भी आता है, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। अर्बन एरियाज में वोटिंग कम है, ट्राइबल एरियाज में वोटिंग ज़्यादा है, यूथ में वोटिंग थोड़ी कम है, ओल्ड एज में ज़्यादा है। तो एक टारगेटेड इंटरवेंशन हम लोगों ने किया है। लगातार हम यूथ से संवाद करते रहे, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, इन कई जो जिन माध्यमों से यूथ तक पहुंचा जा सकता है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी मदद ली, जितने प्रचार प्रसार के साधन हैं, जैसे आपकी मदद ले रहे हैं, रेडियो की मदद ले रहे हैं, सभी की मदद प्रमोद, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मतदान की पूरी तैयारी है और पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो रही हैं।